ओके, तो हम नॉन स्ट्रक्चर जीन्स के बारे में बात करेंगे। तो टोटल नॉन स्ट्रक्चर जीन होते हैं 6। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, टैट के बारे में। देखें टैट क्या करता है, इसके पहले एक कहानी समझते हैं। देखो, मान लो ये वायरल डीएनए था, उसमें हमारे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स थे, गैग, पॉल और एनवेलप जीन। ठीक, तो इन जीन्स के पहले और बाद में क्या होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं। ठीक, वायरल डीएनए में जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्रमोटर रीजन। इन प्रमोटर रीजन पे आके जब डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए पॉलीमरेज, तब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। ठीक, अच्छा, ये प्रमोटर रीजन जो होते हैं इनको एक्टिवेट कौन करता है, तो कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स वो आके इस प्रमोटर रीजन को एक्टिवेट करते हैं और फिर आरएनए पॉलीमरेज आता है और वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, और इन जो जीन्स थे इनका ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है और फिर प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक, तो ये जो टैट जीन होता है इसके प्रोडक्ट्स ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, वही ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो क्या यहाँ पे बाइंड करते हैं और ये वायरल जीन्स की सिंथेसिस, मतलब वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक, लेकिन तुम खुद ही सोचो कि भाई ये खुद भी तो एक जीन है, तो ये खुद भी तो तभी इसका प्रोडक्ट खुद भी तो तभी बनेगा जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो पहले तो ट्रांसक्रिप्शन आखिर स्टार्ट कौन करता है? अगर देखो, अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसको भी तो पहले एक्टिवेट होना पड़ेगा, पहले इसका भी तो ट्रांसक्रिप्शन होना पड़ेगा। बस यहीं पे HIV स्पेशल होता है। समझे, हमारे बॉडी में कुछ, हमारे शेल में कुछ अंतर्द्रोही होते हैं। अंतर्द्रोही का मतलब क्या होता है, जो अपने होते हैं लेकिन मेन टाइम पे धोखा दे देते थे। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा। ये हम लोग की बॉडी का नेचुरल प्रोडक्ट है, हम लोग के सेल्स में ये नेचुरली बनता है न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा, और ये एक्ट करता है एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, मतलब ये एक्टिवेट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को, किसके, वायरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। आके यहाँ पे बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन पे, और आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, और फिर आरएनए पॉलीमरेज इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, टैट बनाएगा, और टैट इस प्रोसेस को और मल्टीप्लाई कर देगा। समझ रहे हो, ये क्या करेगा, ये इस वायरल जीन के रेप्लिकेशन के प्रोसेस को मल्टीप्लाई कर देगा, को बढ़ा देगा, कि स्पीड को और बढ़ा देगा। अगर पहले 1 मिनट में एक वायरल जीन बन रहा था, तो अब 1 मिनट में 1000 बनने लगेंगे। ठीक, और गेस करो, ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है, तो ये कहां होता होगा, ये होता है मेनली हमारे लिम्फोसाइट्स में और मैक्रोफेजेस में। इसीलिए मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट HIV फैक्ट्री की तरह काम करने लगती हैं। मतलब जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, हमारी इम्यून सेल्स, वो हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। उनको पता नहीं है लेकिन वो कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इन सेल के अंदर एक ऐसा धोखेबाज बैठा हुआ है, इसका नाम है न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा, वो जाके वायरल जीन को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जीन जिसके बारे में लोग बात करेंगे वो है नेफ जीन, NEF जो जीन होता है ये भी बहुत स्पेशल काम करता है। देखो, मान लो ये कोई नॉर्मल वायरस है, ठीक, ये हम लोग की बॉडी की सेल में आया, तो हम लोग की सेल्स नेचुरली कुछ प्रोटीन बनाती हैं, उन्हें बोलते हैं MHC1 मॉलिक्यूल, MHC1 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये MHC1 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये वायरस के पीसेस को एक्सपोज कर देते हैं सेल के बाहर। इफेक्टेड सेल थी, वायरस के कुछ पीसेस को इस MHC1 ने एक्सपोज कर दिया सेल के बाहर, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इनको देख लेता है कि अच्छा वायरस यहां छुपा बैठा है, और फिर क्या करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम, और T किलर सेल आके इसको मार डालती हैं, इस सेल को खत्म कर डालती हैं। ठीक, तो ये जो MHC1 प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर जीन के। ठीक, और ये जो NEF होता है, ये क्या करता है, ये इन MHC1 जो प्रोटीन मॉलिक्यूल थे, इनको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, इनको खत्म कर देता है। और जो NEF जीन का प्रोडक्ट है, उसने जब MHC1 प्रोटीन मॉलिक्यूल को खत्म कर दिया, तो वो वायरस को एक्सपोज कर ही नहीं पाते हैं सेल के बाहर, और जब वो एक्सपोज नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, तो
हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाता। बगल की सेल में वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा होगा, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम कुछ जान ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। ठीक, तो एनईएफ का फंक्शन क्या था? MHC1 मॉलिक्यूल्स को इनहिबिट कर देना। टैट का फंक्शन क्या था? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को इंक्रीज करना। नेक्स्ट जीन है हमारा REP जीन। ठीक, अब जो REP जीन होता है ये एक तरह का समझ लो एसेसरी जीन, मतलब एक ऐसा जीन होता है जो कि वायरल जो ट्रांसक्रिप्शन के आरएनए बने हैं, मतलब जो वायरल आरएनए बने हैं आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, उनको ये साइटोप्लाज्म तक ट्रांसफर करवाता है बहुत स्पीड से समझ लो एक कार की तरह होता है, एक कार की तरह। वो कार बहुत हाई स्पीड कार जो कि इस वायरल आरएनए को जो कि अभी सिंथेसाइज हुआ है ट्रांसक्रिप्शन से, उसको ये साइटोप्लाज्म में बहुत जल्दी पहुंचाता है ताकि जल्दी ट्रांसलेशन हो और जल्दी वायरल प्रोटीन्स बने। ठीक, तो हमने बात कर ली है टैट के बारे में, नेफ के बारे में, रेप के बारे में। अब आते हैं VIF के बारे में बात करो। देखो VIF क्या करता है? हम लोग के बॉडी में नेचुरली एक प्रोटीन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एपोबैक 3G। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि जैसे ही वायरल डीएनए को, वायरल जेनेटिक मटेरियल को हम लोग की सेल के अंदर देखता है, तुरंत इसको पीसेस में काट देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एपोबैक 3G क्या होता है? एक प्रोटीन। इसका काम क्या है कि जैसे ही ये वायरल किसी भी वायरस के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग की सेल में देखता है, तुरंत इसको खत्म कर देता है। लेकिन HIV की यही तो खास बात होती है, ये बाहर सब कुछ तैयारी करके आता है। एक जीन होता है VIF, इसमें वो क्या करता है? वो ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो कि इस एपोबैक 3G को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक, अब आप समझो कि वो हमारे इम्यून सिस्टम से बचने के लिए क्या क्या कर रहा है। उसने VIF बनाया था कि एपोबैक 3G को खत्म कर दे। उसने NEF बनाया जो कि MHC प्रोटीन्स को डीएक्टिवेट कर दे रहा है, उनको खत्म कर दे रहा है। उसने टैट जीन बनाया जो कि क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन को बढ़ा दे रहा है। ठीक, और इसमें कुछ अपनों का भी हाथ है। ठीक, लास्ट में दो बचे हैं, एक है VPU और VPR। लेकिन जो VPU जीन होता है, ये वायरस की रिलीज को, जो सेल है, जो इन्फेक्टेड सेल है, जब उसमें बहुत सारे वायरसेस बन गए उसके अंदर, तो उनकी रिलीज को प्रमोट करता है। और जो VPR होता है, ये रेप्लिकेशन को प्रमोट करता है, कि रेप्लिकेशन की स्पीड को और बढ़ाता है। जो वायरल डीएनए होता है, वायरल डीएनए, उसका रेप्लिकेशन ये और इंक्रीज करवा देता है। तो VPR सिंपल रेप्लिकेशन इंक्रीज करवाता है, VPU सिंपल क्या करवाता है? वायरल रिलीज को फैसिलिटेट करता है, VIF एपोबैक 3G को इनहिबिट करता है, REP क्या करता है? जो वायरल आरएनए है उसको जल्दी से भेजता है साइटोप्लाज्म ताकि उसका ट्रांसलेशन हो और नए प्रोटीन्स बने। NEF क्या करता है? MHC1 को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और टैट क्या करता है? वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ठीक, ये अगर आपने समझ लिया था, यही इसका कोर है, जो हम लोग पढ़ेंगे भी कि कैसे ये सेल में आता है, कैसे एक्टिवेट करता है, कैसे इम्यून सिस्टम से बचता है। तो यही सब तरीके हैं जिससे वो इम्यून सिस्टम से बचता है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपके लिए ये कुछ अब रटने वाली चीज रह नहीं गई है, आप सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक, कि कितनी सारी प्रोटेक्शन अपने साथ लेके आया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे एंटीजेनिक वेरिएशन एंड डायवर्सिटी। तो मैंने अभी सब बता दिया कि HIV शो एक्सटेंसिव एंटीजेनिक डायवर्सिटी। इसमें ये एक्सटेंसिव एंटीजेनिक डायवर्सिटी को शो करता है। क्यों? ड्यू टू एरर प्रोन नेचर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, जो वायरस का आरएनए होता है, जब ये उससे डीएनए बनाता है तो ये बहुत गलतियां करता है, एरर प्रोन होता है। एरर प्रोन, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट होता है, एरर बहुत गलतियां करता है, और इसकी वजह से क्या करता है? ये अलग अलग तरह के डीएनए बनाता है, और वो अलग अलग तरह के डीएनए अलग अलग जीन्स की क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनते हैं। देखिए, प्रोटीन का नेचर एक जैसा होता है, लेकिन उन प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, और बदकिस्मती से जो एंटीबॉडी बनती हैं वो उन्हीं प्रोटीन के खिलाफ बनती हैं। अब जब बार बार प्रोटीन का नेचर ही चेंज हो रहा है, उसकी कोडिंग ही चेंज हो रही है, तो जो हमारी एंटीबॉडी है ये समझ लो एक तरह के वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये जब तक एक टाइप के प्रोटीन के खिलाफ बनती है तब तक प्रोटीन में म्यूटेशन आता है, तब वो किसी और टाइप का बन जाता है। ठीक, सो एक्सट्रीम एंटीजेनिक डायवर्सिटी ड्यू टू एरर प्रोन नेचर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जैसे कि जो GP120 प्रोटीन होता है ना, GP120, उसके खुद में बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, बहुत सारे। और डिफरेंस क्या होता है इनमें? ये कई टाइप का होता है GP120, और डिफरेंस क्या होता है? सब में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग अलग होगा।
सब में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग अलग होगा। ठीक, जैसे कि इनको हम लोग बोलते हैं, इनकी क्लास को हम लोग बोलते हैं क्लैड। क्लैड क्या बोलते हैं क्लास को? क्लैड। अब ये क्लैड कई टाइप के हो सकते हैं। ये है क्या? ये GP120 ही है, बस अलग अलग टाइप के। ठीक, क्लैड ए, क्लैड बी, क्लैड सी, क्लैड ई। जो क्लैड बी होता है, ये अगर क्लैड बी वाला GP120 है किसी के अंदर, तो ये होमोसेक्सुअल ट्रांसमिशन से जल्दी फैलता है। मान लो अगर मान लो किसी एक इंसान के अंदर HIV का इन्फेक्शन हो गया, ठीक, ये HIV इन्फेक्टेड है, ठीक, और इसके अंदर GP120 क्लैड बी टाइप का है, क्लैड बी टाइप का, ठीक। तो ये जो HIV होगा, ये होमोसेक्सुअलिटीज, और मान लो ये आदमी होमोसेक्सुअल है, मान लो सपोज, तो ये ज्यादा चांसेस हैं इस वायरस के एनल रूट से पास होने के। ये वायरस जो क्लैड बी टाइप का होता है, ये एनल म्यूकोसा से जल्दी एंटर कर जाता है। तो ये जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, उनमें क्लैड बी टाइप का जो ये होता है GP120 वाला HIV, वो जल्दी इंफेक्शन कॉज कर देता है। खैर छोड़ो, अब देखो, डिफरेंट म्यूटेंट्स विल बी सेलेक्टेड अंडर डिफरेंट कंडीशन। जो डिफरेंट म्यूटेंट्स हैं विल बी सिलेक्टेड अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब मान लो म्यूटेशन इसमें, देखो म्यूटेशन इसमें लगातार होते रहते हैं, ठीक। वो म्यूटेशन डिपेंड करते हैं इंसान टू इंसान में। हो सकता है मुझ में वो अलग टाइप के म्यूटेशन हो, ठीक, और तुम में अलग टाइप के म्यूटेशन हो। इसीलिए ये जो वायरस होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम से जल्दी जल्दी बच जाता है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं, ठीक। और वो म्यूटेशन डिपेंड करते हैं कि किसके अंदर हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर हो रहे होंगे तो अलग टाइप के हो रहे होंगे, मेरे अंदर होंगे तो अलग टाइप के हो रहे होंगे। म्यूटेशन कैन अकर इन एनी जीन। देखो, म्यूटेशन जो होता है वो किसी भी जीन में हो सकता है, ठीक है, चाहे वो पॉल हो, चाहे वो गैग हो, चाहे वो RIF हो, कुछ भी हो, VIF, किसी में भी हो सकते हैं। लेकिन ENV जीन जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, वो सबसे ज्यादा प्रोन होता है इस म्यूटेशन के लिए। और दुखद बात यही है कि जो एंटीबॉडी बनती है, वो उस एनवेलप जीन में क्या था? देखो, एनवेलप क्या क्या फॉर्म कर रहा था? एनवेलप फॉर्म कर रहा था GP120, GP41, GP लिपिड, और यही सब तो एंटीजन है। GP120, GP41, इन्हीं के खिलाफ तो एंटीबॉडी बनती है हम लोग के शरीर में, और इनमें इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेशन हो रहा है क्योंकि सबसे तेज म्यूटेशन होता है ENV जीन में, और ये सब उसी का प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे ENV जीन में जितनी जल्दी म्यूटेशन होता है, इनमें भी उतनी जल्दी म्यूटेशन होता है, और एंटीबॉडी इन्हीं के खिलाफ बनती है। तो सोचो, जिसके खिलाफ एंटीबॉडी हो रही है, वो अपने को लगातार बदलता जा रहा है, तो जो एंटीबॉडी है वो वेस्ट हो जाती है। इसीलिए ये जो वायरस होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम से इवेड कर जाता है, बच के भाग जाता है, और ठीक। और इसीलिए HIV के अगेंस्ट का जो वैक्सीनेशन होता है, वो भी एक्सट्रीमली डिफरेंट होता है, ठीक। अभी यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका पैथोजेनेसिस कैसे होता है। पैथोजेनेसिस में ऑलमोस्ट पूरा खत्म ही कर चुका हूँ। वो जो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया था, समझ लो वही इसका पैथोजेनेसिस है, ठीक। बाकी तो कुछ नहीं है, बस आप लोग को इतना पढ़ना है कि ये जो वायरस है, ये आता है, फिर GP120 से अटैच होता है, फिर उसके बाद अंदर आता है, फिर उसके बाद इसके RNA से DNA बनता है, फिर RNA से DNA बनता है, फिर उसके बाद ये DNA आके ह्यूमन के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज। फिर वो बनाता है वायरल प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स फिर क्या बनाते हैं? नए वायरस बनाते हैं, और वो वायरस सेल से लीव करके चले आते हैं दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने। यह इसका पैथोजेनेसिस। बट जो पूरा मैकेनिज्म था कि ये वायरस बच कैसे रहा है हम लोग के इम्यून से, वो इंपॉर्टेंट था। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। थैंक यू।